कि दलदल ही सही पैर जमाए रखना, हाथ खाली ही सही ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है चलने में पानी नहीं रुकता, बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना। स्वागत है दोस्तों आप सभी का एससीए एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। दोस्तों हम पढ़ रहे थे राजस्थान जीके, और राजस्थान जीके में हम सभ्यताएं पढ़ रहे थे, राजस्थान की जो प्राचीन सभ्यताएं हैं, और आज उनमें हमारी सभ्यता रहेगी गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता आज हमारी सभ्यता रहेगी गणेश्वर सभ्यता। हम बात करें कि जो गणेश्वर स्थान है तो वो कहां पर है, राजस्थान में। ये जो गणेश्वर स्थान है, ये जो गणेश्वर स्थान है वो कहां पर आता है, नीमका थाना तहसील में आता है। सीकर जिले के नीमका थाना तहसील में आता है। और जिला कौन सा पड़ता है, सीकर पड़ता है। कौन सा जिला पड़ता है, सीकर जिले में आता है। उसके बाद में अगर इस नदी की बात करें कि ये कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई है, तो ये कांतली नदी के किनारे विकसित हुई है। कौन सी नदी, कांतली नदी के किनारे विकसित हुई है। उसके बाद में हम गणेश्वर सभ्यता के उपनाम की बात करें कि इसको और किस किस नाम से जाना जाता है, तो इसके उपनाम में देखो, उपनाम, तो इसके जो उपनाम है वो देखो, इसको कहा जाता है ताम्र संचयी सभ्यता। कौन सी सभ्यता कहा जाता है, ताम्र संचयी सभ्यता। और ये ताम्र संचयी सभ्यता इसको किस लिए कहा जाता है, क्योंकि ये ताम्रकालीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता है। क्या है, ताम्रकालीन सभ्यताओं में किस लिए कहा जाता है इसको, तो इसको इसलिए कहा जाता है कि ताम्रकालीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता, सबसे प्राचीन सभ्यता है, सबसे प्राचीन सभ्यता है। कौन सी सभ्यता, गणेश्वर सभ्यता। इसलिए इसे भारत, राजस्थान की नहीं बल्कि संपूर्ण भारत की सभी ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी भी कहा जाता है। तो हम लिख सकते हैं भारत की सभी ताम्रकालीन सभ्यताओं की जननी, सभ्यताओं की जननी किस सभ्यता को कहा जाता है, तो आप ये कहा जाता है गणेश्वर सभ्यता को। देखो एक बार पुनः कि गणेश्वर सभ्यता किस जिले में आती है, ये सीकर जिले के, गणेश्वर जो स्थान है वो कहां पर आता है, सीकर जिले के नीमकई थाना तहसील में आता है। और जिला कौन सा है, सीकर। नदी कौन सी आती है, तो कांतली नदी आती है। इसके उपनाम की बात करें तो इसको कहा जाता है ताम्र संचयी सभ्यता। कौन सी सभ्यता, ताम्र संचयी सभ्यता कहा जाता है, यानी ताम्रकालीन सभ्यताओं की सबसे क्या है, प्राचीन सभ्यता है। सबसे प्राचीन सभ्यता होने के कारण इसको क्या जाता है, ताम्र संचयी सभ्यता। और उसके बाद में भारत की, राजस्थान की नहीं, संपूर्ण भारत की जितनी भी ताम्रकालीन सभ्यता है उन सभ्यताओं की ये क्या कहलाती है, जननी कहलाती है, क्योंकि ये सबसे प्राचीन ताम्रकालीन सभ्यताओं में से एक है। तो चलते हैं आगे, देखो उसके बाद में हम पढ़ते हैं इसकी विशेषताएं, कि इसकी जो मुख्यतः विशेषता है वो कौन कौन सी है। लेकिन विशेषताओं से पहले हम थोड़ा सा इसके उत्खनन के बारे में पढ़ते हैं, कि इसको उत्खनन में लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है। तो एक व्यक्ति आते हैं आरसी अग्रवाल या रतन चंद्र अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल, एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम क्या है, रतन चंद्र अग्रवाल। इनके द्वारा सर्वप्रथम क्या किया गया था, इनके द्वारा सर्वप्रथम गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन कार्य, गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन 1977 ईस्वी में करवाया गया।
या आप ऐसे ही बोल सकते हो कि गणेश्वर सभ्यता को प्रकाश में लाने का जो श्रेय होता है, गणेश्वर सभ्यता को प्रकाश में लाने का श्रेय, कई जगह आपको ऐसा भी मिलता है, गणेश्वर सभ्यता को प्रकाश में लाने का जो श्रेय आता है वो किसको जाता है, आरसी अग्रवाल को। इसको शॉर्ट में आप ऐसे भी बोलते हो आरसी अग्रवाल, रतन चंद्र अग्रवाल भी कहते हैं, कई जगह मिलता है नाम। तो देखो आरसी अग्रवाल ने क्या किया था इसमें कि गणेश्वर सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन का जो कार्य है वो आरसी अग्रवाल ने किया था। कब किया था, 1977 में किया था। उसके बाद में इसका काल हम देखें तो इसका काल कब आता है भाई, इसके टाइम पीरियड की हम बात करें यानी इसका समय, तो इसका समय कार्बन पद्धति के अनुसार यानी कार्बन सी पद्धति के अनुसार इसका जो टाइम आता है, कार्बन पद्धति के अनुसार, कार्बन पद्धति के अनुसार इसका जो टाइम आता है, कार्बन पद्धति के अनुसार 2800 ईसा पूर्व का है, 2800 ईसा पूर्व का माना जाता है, माना जाता है। यानी कार्बन सी पद्धति के अनुसार इसका जो समय है, इसका समय 2800 ईसा पूर्व का माना जाता है। ये चीजें भी आप थोड़ी सी ध्यान में रखना। उसके बाद में देखते हैं इसकी विशेषताएं। तो इसकी विशेषताओं का मतलब यहाँ पर जो उत्खनन करवाया गया था उस उत्खनन के समय यहाँ पर क्या क्या मिला। उत्खनन का मतलब आप ध्यान में रखना कि प्रत्येक जो सभ्यता है वो सभ्यता एक टीले के नीचे क्या होती है, दबी हुई रहती है और वहां से उसकी खुदाई करवाई जाती है और खुदाई करवाने के लिए उसी को बोलते हैं उत्खनन करता। यानी जो खुदाई करवाने का जो कार्य करता है उसी व्यक्ति को क्या बोलते हैं, उत्खनन करता। तो इस गणेश्वर सभ्यता की सर्वप्रथम उत्खनन करवाने का जो कार्य किया था 1977 ईस्वी में, वो आरसी रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था, यानी आरसी अग्रवाल ने किया था। कब किया था, 1977 ईस्वी में किया था। और इसका जो टाइम है, समय है, वो कितना, कार्बन पद्धति के अनुसार इसका जो समय है वो 2800 ईसा पूर्व का माना जाता है। तो इसके बाद में पढ़ते हैं हम इसकी विशेषताएं। जो इसकी मोस्टली जो विशेषताएं हैं वो विशेषताएं कौन कौन सी आती है। तो देखो इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं कि मतलब यहां से क्या क्या उत्खनन के समय मिलता है, हम उनको पढ़ लेते हैं। प्रमुख विशेषताएं, प्रमुख विशेषताएं। अब इसकी प्रमुख विशेषताएं की हम बात करें तो यहां से मतलब इसकी प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी है। तो देखो यहां से सबसे पहले एक नंबर की विशेषता लेते हैं, ताम्र उपकरण मिले, ताम्र उपकरण मिले हैं। और हम बात करें कि ताम्र उपकरण में भी क्या क्या मिले हैं यहां पर, तो यहां पर मिले हैं बाणगृह, बाणगृह, कुल्हाड़े, पारसे, इसके अलावा सुई, तीर, भाला आदि यहां से मिले हैं। और ये जो मिले हैं किसके निर्मित है भाई, तांबे के बनाए हुए यहाँ के जो ये उपकरण मिले हैं। उसके बाद में यहाँ पर मछली पकड़ने का एक चीज ध्यान में रखना कि सबसे इंपॉर्टेंट, मछली पकड़ने का जो कांटा होता है वो भी यहां से मिला है। मछली पकड़ने का, मछली पकड़ने का कांटा भी मिला है, कांटा भी मिला है। यानी मछली पकड़ने का जो कांटा है वो कांटा भी कहां मिला है, यहीं पे मिला है। और ये जो सारी चीजें आपको मिली है ये किससे निर्मित है भाई, ये तांबे से निर्मित है। किससे निर्मित है, तांबे से निर्मित है, तांबे से निर्मित है। ये जो सारी चीजें मिली है वो किससे निर्मित है, तांबे से निर्मित है। और कहा जाता है कि ये जितनी भी चीजें तांबे से निर्मित यहाँ पर मिली है उनमें 99% तांबे का यूज किया गया है। कितना परसेंट, 99% तांबे का यूज किया जाता है, किया गया है। तो इससे साफ पता चलता है, इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ के जो लोग थे उन लोगों को मतलब तांबे के साथ में अन्य धातु का जो मिश्रण था वो करना नहीं आता था। यानी एक धातु के साथ में दूसरी धातु का मिश्रण करने से ये क्या थे, अपरिचित थे। तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ के लोग, यहाँ के लोग तांबे के साथ
दूसरी धातु के मिश्रण से परिचित नहीं थे। कहां के लोग? गणेश्वर सभ्यता के लोग। देखो सभ्यता विशेषताओं में हमने सबसे पहले 1 नंबर की विशेषता ली कि यहाँ पर तांबे के उपकरण मिले। उपकरण भी कौन से मिले? बाणगरे, कुल्हाड़े, फारसे, सुई, तीर, भाला, और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट जो कौन सा है, मछली पकड़ने का जो कांटा मिला है वो कहां से मिला है? गणेश्वर सभ्यता से मिला है, या यहीं से मिला है। और ये जितने भी तांबे के उपकरण मिले वो किससे निर्मित थे भाई? तांबे के निर्मित थे। और इसमें 99% तक तांबा यूज किया जाता है। इससे स्पष्ट पता चलता है कि यहाँ के लोगों को तांबे के साथ में दूसरी धातु का मिश्रण करना नहीं आता था, यानी वो दूसरी धातु के मिश्रण से क्या थे? अपरिचित थे। इतनी बात हुई। उसके बाद में देखो आगे वाली विशेषताएं हम लेते हैं कि आगे वाली विशेषता कौन सी है। अब यहाँ के जो मकान है वो मकान कैसे बने हुए थे? यहाँ पर जो यहाँ पर जो मृत भंडार मिले हैं वो क्या कहलाते थे? उनको मृत भांड मिले हैं या मृत पत्र मिले हैं, उन्हें क्या कहा गया है? तो देखिएगा अब हम लेते हैं कि यहाँ के जो मकान थे, यहाँ के मकान की बात करते हैं कि यानी यहाँ के जो मकान थे वो मकान कैसे थे? यानी यहाँ के ये थे मकान, यहां पर ये मकान बने हुए थे। ये मकान ईंटों से निर्मित ना होकर पत्थरों से निर्मित थे। किससे निर्मित थे? पहले हमने कालीबंगा सभ्यता पढ़ी, आर्ट सभ्यता पढ़ी, लेकिन वहां के मकान जो थे कच्चे ईंटों से निर्मित थे। लेकिन इसमें मकान किससे निर्मित थे भाई? पत्थरों से निर्मित हैं, पत्थरों से निर्मित हैं। और ईंटों की बात करूं तो ईंटों का प्रयोग तो यहां पर क्या है? बिल्कुल भी नहीं किया गया था। ईंटों का प्रयोग बिल्कुल नहीं, ईंटों का प्रयोग बिल्कुल नहीं, यानी बिल्कुल नहीं किया गया था यहाँ पर। यानी यहाँ के जो मकान है वो मकान पत्थरों से निर्मित थे। और ईंटों का जो उपयोग है वो ईंटों का उपयोग तो नहीं किया ही नहीं गया था। तो हम लिख सकते हैं कि बिल्कुल नहीं किया गया था। कैसी कौन सी सभ्यता है जहां के मकान पत्थरों से निर्मित थे, ईंटों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया गया था? कौन सी सभ्यता है? गणेश्वर सभ्यता है। उसके बाद में यहाँ पर जो आगे वाली विशेषता लेते हैं कि जो मृद भांड मिले हैं, यहाँ के जो मृद भांड मिले हैं, यहाँ पर जो मृद भांड मिले हैं उन्हें कृपण वर्णी कहा गया है। क्या कहा गया? उन्हें कृपण वर्णी कहा गया है। यानी किस सभ्यता में जिस मृत भांड मिले हैं उनको कृपण वर्णी कहा गया है? तो ये गणेश्वर सभ्यता में मिले हुए उनको क्या कहा जाता है? कृपण वर्णी कहा जाता है। मृद भांड का मतलब क्या होता है? जो मिट्टी से बने हुए बर्तन होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? कृपण वर्णी, यानी मृद भांड कहा जाता है। मिट्टी से बने जो बर्तन होते हैं उन बर्तनों को क्या कहा जाता है? मृद भांड कहा जाता है। और ये मृद भांड क्या कहलाए हैं? यहाँ पर कृपण वर्णी कहलाए हैं। तो एक सभ्यता तो ये हो गई। उसके बाद में हम लिख सकते हैं कि ताम्रकालीन सभ्यताओं में सबसे ज्यादा कोई तांबे के एक जगह एक स्थान पर इतने उपकरण मिले तो वो सभ्यता कौन सी है? यही है। तो हम लिख सकते हैं भारत में पहली बार एक स्थान पर इतने तांबर उपकरण यहीं से मिले हैं। तो हमने इसकी बात की। देखो विशेषताओं में हमने फिर पढ़े कि जो मकान थे यहाँ के थे वो किससे निर्मित थे? पत्थरों से निर्मित थे। और ईंटों का प्रयोग यहाँ पर बिल्कुल नहीं किया गया था। यहाँ पर जो मृद भांड बने यानी जो मिट्टी के बने हुए बर्तन होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? मृद भांड कहा जाता है। लेकिन उन्हें यहाँ पर क्या कहा गया है? कृपण वर्णी कहा गया है। क्या कहा गया है? कृपण वर्णी कहा गया है। और भारत में पहली बार इतने ताम्र उपकरण एक साथ कई स्थान पर मिले हैं तो वो कौन सी सभ्यता है? इस गणेश्वर सभ्यता में ही मिले हैं।
ठीक है दोस्तों, आज हमने पढ़ी गणेश्वर सभ्यता। एक बार फिर से देख लीजिए, मैं रिवीजन करा रहा हूँ कि गणेश्वर सभ्यता है वो गणेश्वर स्थान कहाँ पर है, सीकर जिले के नीमके थाने तहसील में कौन सा स्थान पड़ता है, गणेश्वर पड़ता है। जो गणेश्वर सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी, वो गणित हुई थी कांतली नदी के किनारे। कौन सी नदी, कांतली नदी। उसके बाद में हमने इसके उपनाम देखे थे, तो इसके उपनाम कौन से हैं, इसको ताम्र संचयी सभ्यता कहा जाता है, क्योंकि यह भारत में यानी ये ताम्रकालीन सभ्यताओं में सबसे प्राचीन सभ्यता है। इस कारण राजस्थान की नहीं पूरे भारत की सभी ताम्रकालीन सभ्यताओं की इसको क्या बोला जाता है, जननी बोला जाता है। उसके बाद में हमने देखा कि एक व्यक्ति आया था जिसका नाम था आरसी अग्रवाल या रतन चंद्र अग्रवाल, जिन्होंने सर्वप्रथम 1977 ईस्वी में इस गणेश्वर सभ्यता का उत्खनन करवाया था। उत्खनन का मतलब खुदाई का कार्य करवाया था, या हम बोल सकते हैं गणेश्वर सभ्यता को प्रकाश में लाने का जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है, आरसी अग्रवाल को ही जाता है। उसके बाद में हमने इसके काल की बात की, तो कार्बन पद्धति के अनुसार इसका जो टाइम पीरियड है वो कितना था, 2800 ईसा पूर्व से माना जाता है। उसके बाद में हमने इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात की, तो इसकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं वो यहाँ पर क्या मिले हैं भाई, ताम्र उपकरण मिले हैं, बहुत सारे ताम्र उपकरण मिले हैं जिनमें बाणगृह, फारसे, कुलाड़े, सुई, भाला, ये चीजें सारी की सारी यहाँ पर मिली है। और सारी चीजें किससे निर्मित है, तांबे से निर्मित है। और कहा जाता है कि लगभग 99% तक इसमें किसका यूज हुआ है, तांबे का यूज हुआ है। तो इससे पता चलता है कि यहाँ के लोगों को तांबे के साथ में किसी अन्य धातु का मिश्रण करके कोई तीसरी धातु का उत्पाद करना या बनाना नहीं आता था, इसलिए या कोई दूसरी धातु के साथ में मतलब इसका मिश्रण करना नहीं आता था, तो हम लिख सकते हैं कि यहाँ के जो लोग थे वो तांबे के साथ में अन्य धातु के मिश्रण से क्या थे, अपरिचित थे। उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ के जो मकान थे वो मकान किससे निर्मित है, पत्थरों से निर्मित है। ईंटों का प्रयोग यहाँ पर किया नहीं गया है, केवल पत्थरों से निर्मित मकान कहाँ पर मिले, गणेश्वर सभ्यता से हैं। उसके बाद में कि यहाँ पर मछली पकड़ने का जो कांटा मिला है, मछली पकड़ने का जो विशेष ध्यान रखना कि मछली पकड़ने का जो कांटा मिला है वो किस सभ्यता से मिला है, इस गणेश्वर सभ्यता से। और एक आता है कि तांबे को गलाने की जो भट्टी मिली है वो कहां से मिली है, तांबे को गलाने की जो भट्टी है वो कहां से मिली है, तो वो आपकी मिली है आहट सभ्यता से। लेकिन ये जो मछली पकड़ने का कांटा है वो किस सभ्यता से, गणेश्वर सभ्यता से मिला है। उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पर मृद भांड मिले हैं, उनको क्या कहा गया है, कृपण वर्णी कहा गया है। और भारत में एक साथ इतने ताम्र जो उपकरण मिले वो कहीं और स्थान पर नहीं बल्कि गणेश्वर सभ्यता में ही मिले, कि भारत में एक साथ में इतने ताम्र उपकरण गणेश्वर सभ्यता में मिले, यानी यही इसी स्थान पर मिले। तो धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और आप अभी चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद दोस्तों।